नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस की अध्यक्षा और असली नाम इनका सोनिया एंटोनियो माइनो बताया जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि कई घोटालों में गांधी परिवार का नाम देश में सामने आया है, लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो ये कि एक और घोटाले का राज खुल गया है और इस बार सोनिया गांधी बच नहीं पाई, बल्कि जबरदस्त कार्रवाई सोनिया गांधी के खिलाफ कर दी गई है और सोनिया गांधी का जेल जाना तय है। तो मित्रों, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में गांधी परिवार के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ देश में कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें इनका जेल जाना तय है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, आपको बता दूं यह ऐसा घोटाला था जिसमें 36 अरब रुपए के सौदे में 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, लेकिन तब तक सौदे में दलाली का खुलासा हो गया और पूरी डील जो है वो खटाई में पड़ गई। ये केस अभी अदालत में है और सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाया जा चुका है। सोनिया गांधी की घबराहट इस वजह से है कि बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की वकालत जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि सोनिया एंटोनियो माइनो कितना डर रही हैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले से। दूसरा है नेशनल हेराल्ड घोटाला। आपको बता दूं कि यह वो घोटाला है जिसमें सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता नप सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। आजादी के बाद इस कंपनी को कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में प्राइम लोकेशन पर महंगी जमीनें कौड़ियों के भावों में बेच दी और 1 अप्रैल 2008 को ये सारे अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी खोली और जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। और उसके बाद कानूनी दांवपेच के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी को यंग इंडिया लिमिटेड के हवाले कर दिया गया और इस तरह से अखबारों की जो जमीनें कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी वो सब सोनिया और राहुल गांधी की निजी संपत्ति बन गई। तो ये खेल चल रहा है। तीसरा, डीएलएफ जमीन घोटाला। 2012 में सोनिया गांधी और उनके दामाद, जिनको कि नेशनल दामाद बनाने की कोशिश की थी सोनिया ने, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा है। ये एक रिश्वत थी जो इस तरह से ली गई ताकि कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप न लगा सके। और आपको बता दूं कि इसी केस में यह बात भी सामने आ चुकी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान वाड्रा ने देश के कई इलाकों में, हरियाणा में भी, बेहद कम दामों पर जमीनें खरीदी और वहां पर किसी सरकारी प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ और उसके बाद वाड्रा ने वो जमीनें ऊंचे दामों पर बेच दी। चौथा मामला, प्राचीन मूर्तियों की चोरी। जी हां, मूर्तियों की चोरी पर भी है। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी पर सीधे तौर पर इस मामले में कोई आरोप नहीं है और ना ही कोई मुकदमा चल रहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि गांधी परिवार के बार बार खुलासे करते रहते हैं, वो बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सोनिया गांधी का हाथ देश की प्राचीन कलाकृतियों और मूर्तियों की चोरी में भी है। दरअसल सोनिया गांधी की बहन इटली में भारतीय प्राचीन कलाकृतियों की 2 दुकान चलाती हैं और स्वामी का सवाल यह है कि उसको सामान की सप्लाई कौन करता है। दरअसल हाल ही में यह खबर आई थी कि मोदी सरकार इस पूरे मामले की जांच करवा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 5वां मामला है स्विस बैंकों में ब्लैक मनी। आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड की एक पत्रिका ने छापा था कि वहां के बैंकों में राजीव गांधी का अकाउंट है और माना जाता है कि मामला खुलने के बाद गांधी परिवार ने उस अकाउंट को बंद करा दिया होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्विस बैंक के साथ, स्विस सरकार के साथ एक समझौता किया है और जिसमें वहां पैसा जमा करने वाले भारतीयों की पूरी जानकारी भारत को मिल रही है और मिलने वाली है। तो ये 5 घोटाले ऐसे हैं जिनमें सोनिया गांधी का जेल जाना तय है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि सोनिया पर एक और मामला दर्ज हो गया है और दरअसल ये मामला है पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पीएम केयर्स फंड को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की। एफआईआर में यह दावा किया गया है कि 11 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलत दावे किए गए और सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए। इसमें पीएम केयर्स फंड से भी संबंधित कुछ आरोप लगाए गए जो कि गलत थे।
इसके आधार पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 505 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहले शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद आपको बता दूं कि पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। प्रवीण नाम के एक स्थानीय वकील ने यह एफआईआर दर्ज कराई है और जिसमें उसने अपील की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब एक और मामला दर्ज हो गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या कहा था और उसके बाद पीएम केयर्स फंड के बारे में आप पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड की संपूर्ण राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड यानी PMNRF में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया था। और सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें लिखा था कि जनता के सेवा के फंड के वितरण के लिए दो अलग अलग मद बनाना संसाधनों और मेहनत की बर्बादी है। PMNRF में लगभग 3800 करोड़ रुपए की राशि बिना उपयोग के पड़ी है और यह फंड तथा पीएम केयर्स की राशि को मिलाकर समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को तत्काल खाद्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए। दरअसल मामला यह था कि देश में PMNRF फंड एक अलग से फंड पहले से मौजूद है जिसमें कि बाढ़ से या जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनसे जो देश को जो नुकसान होता है तो उनके लिए आप फंड इकट्ठा होता है PMNRF में। लेकिन पीएम मोदी ने दूसरा जो फंड जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड बनाया है और इसमें कोरोना फंड की अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसको लेकर ही कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे और अब सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल आपको बता दूं कि प्रवीण जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है वो वकील हैं, स्थानीय वकील हैं और आपको बता दूं कि प्रवीण ने 11 मई को यह शिकायत दी थी। शिवमोगा पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री केयर्स फंड से जुड़े कुछ आरोपों के आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत अब केस दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की और जिस पर यह सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना और सवालों के बीच विपक्षी नेता लकीर को पीटते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं कि नए पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्षी नेताओं और तमाम बुद्धिजीवियों ने मोदी को इस फंड के जरिए भ्रष्टाचार में लपेटने की कोशिश करनी। शशि थरूर, मनीष तिवारी, रामचंद्र गुहा, इन लोगों ने नेहरू के स्थापित प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते पीएम केयर्स की आवश्यकता पर जोर दिया, बड़े ही हमलावर अंदाज में सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इनकी याचिका को खारिज कर दिया बल्कि लताड़ भी लगाई। अब सवाल यह है कि पीएम केयर फंड पर विवाद खड़ा करके कांग्रेस को हासिल क्या हुआ। आपको बता दूं कि जनता ने तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की राशि अब तक पीएम मोदी के आह्वान पर पीएम केयर्स फंड में जमा कर दी है और लगातार यह राशि जमा हो रही है। तो क्यों सवाल उठाया गया, अब आपको बताता हूं कि दरअसल फर्क क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि 1948 में प्रधानमंत्री नेहरू ने 1948 में नेहरू ने मूल रूप से एक फंड की व्यवस्था की थी और आपको बता दूं कि पीएम रिलीफ फंड की कमेटी में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी सदस्य होता है। संविधान लागू होने से पहले ही 1948 में पीएम नेहरू ने जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने मूल रूप से इस फंड की व्यवस्था पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए की थी। आज की तरह उस वक्त भी टाटा परिवार ने देश की मदद में उदारता दिखाई थी और इसलिए बतौर सदस्य टाटा घराने के सदस्य को भी इस कमेटी में रखा गया था। लेकिन आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू को यह कल्पना भी नहीं होगी कि कांग्रेस के ऐसे दिन भी आएंगे जब लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक भी कांग्रेस के पास सीट नहीं बचेगी और इसलिए पीएम फंड कमेटी में कांग्रेस पार्टी के मुखिया को नहीं रखा गया। आपको बता दूं कि पीएम रिलीफ फंड के दुरुपयोग का कोई प्रश्न कभी नहीं उठा है और इसके जरिए प्राकृतिक आपदा और बीमारी के वक्त नागरिकों को वाकई मदद उपलब्ध कराई गई है। लेकिन इस कमेटी की संरचना राजनीति की है क्योंकि सोनिया, बरुआ और राहुल को छोड़कर जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं वे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस अवधि में बने रहे हैं। अब दरअसल पीएम रिलीफ फंड में प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में आपको बता दूं कि एक बात गौर करने वाली है कि यह संसद द्वारा गठित नहीं किया गया है। विभाजन के बाद
जैसा कि मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने विस्थापितों की मदद के लिए इसका गठन किया था। और इसमें शामिल कौन कौन था आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, टाटा ट्रस्टीज का एक प्रतिनिधि और फिक्की द्वारा चुने जाने वाला उद्योग और वाणिज्य का प्रतिनिधि। अब बात पीएम केयर्स की कर लेते हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक योगदान के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन किया। इसके तहत मिलने वाले दान को कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस फंड के अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल किया गया है। इसके अलावा विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून और सार्वजनिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोगों को भी इसके सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। इस फंड के गठन के साथ ही प्रसिद्ध हस्तियों के साथ साथ आम लोगों ने भी लाखों की संख्या में अपना योगदान इस फंड में दिया है। आपको बता दूं कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते आपको मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।